जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम यूरोपियन यूनियन, जो कि आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, CUT PG में भी और UGC नेट में भी। तो उसकी हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, मतलब क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछ लेता है। ये यूरोपियन यूनियन का कोई भी हिस्ट्री में से एक चीज़ उठा लेगा और बोल देगा ये पैक्ट कब साइन हुआ, ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ। तो हम ये करने वाले हैं आज के लेक्चर में क्रोनोलॉजी के साथ, और जहाँ जहाँ ट्रिक्स पॉसिबल होंगी मैं आपको ट्रिक्स से भी याद करवाऊंगी। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये आपकी बुक है एंड्रयू हेविट की ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो मैं ऑथेंटिक बुक्स में जो चार्ट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अगर इवन आपको जब चैलेंज भी करना होता है तो आप इन बुक्स का रेफरेंस देके चैलेंज करते हो। तो इसको आप कोई भी आपको यहाँ पे फैक्ट जो है गलत नहीं मिलेगा। प्लस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री जानना। मैंने आपको PY की प्रैक्टिस कराए थे जितने 5 साल के, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि EU से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था और इसी चार्ट में से रिपीट हो रहा है, घुमा फिरा के कोई भी चार्ट में से ये पूछ लेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये PDF मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी आफ्टर दैट, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि 17 पेजेस की PDF है और 17 के 17 पेजेस में EU है, नहीं। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, EU के, सार्क के, UN के, कोल्ड वॉर के। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें PDF में मिलेंगी। तो आज हम EU प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हम UN भी करेंगे, फिर कोल्ड वॉर की हिस्ट्री भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब हमें ऐसे याद रखना है कि 51 का शगुन देके हमने EU की शुरुआत की। 51 यानी कि 51 का शगुन देके हमने EU की शुरुआत की, क्योंकि 51 से इसकी हिस्ट्री शुरू हो रही है। एच मिट गया है यहाँ पे PDF बनाते टाइम। तो हिस्ट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूरोपियन यूनियन बना कब, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 1993 में बना, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है, यूरोपियन यूनियन बनने का जो प्रोसेस है वो 51 में शुरू हो गया था। प्लस दूसरा क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आपने यूरोपियन यूनियन बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और इसका पूरा एग्जैक्ट डेट याद रख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1 नवंबर 1993। तो सबसे पहले साइन हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 में, और हमने स्टैब्लिश किया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ये वाला आपका जो फैक्ट है बहुत बार पूछा गया है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन हुई थी, और या फिर कभी ये पूछ लेता कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी कब बना, ठीक है। तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी भी स्टैब्लिश हो गया था, और ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रीटी के तहत स्टैब्लिश हुआ। तो सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। और फिर इसने अपना काम शुरू किया फॉलोइंग ईयर मतलब यानी कि 1952 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया था, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो गया था बेसिकली, आप बोल सकते हो। और इस्टेब्लिश 51 में 51 का शगुन देके हमने कोल की शुरुआत कर दी। ऐसे याद कर सकते हो कि कोल और स्टील की हमने अपना एक बिजनेस खोला, जैसे आपके पापा ने या आपने एक बिजनेस खोला, और हमने 51 का शगुन देके वो बिजनेस खोल लिया कोल और स्टील से, क्योंकि आज के टाइम पे कोयले में सबसे ज़्यादा पैसा है, राइट। तो कोयले से ऐसे याद रखिएगा। और ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये हुआ। पेरिस एक बहुत सुंदर सी जगह है, तो उससे याद रख लो कि हम 51 का शगुन देके पेरिस घूमने गए, ठीक है। सो फिर यहाँ पे कौन कौन मेंबर्स थे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने आपके CUT PG में तो नहीं देखा, पर UGC नेट में आया हुआ है। तो जो आप UGC नेट के लिए पढ़ रहे हो या CUT PG के लिए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इवन PSIR या कुछ भी, ठीक है, इवन आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो चाहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर उनको बहुत डिफिकल्ट बनाना होगा कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेनेलिक्स जो कंट्रीज थी वो इसकी मेंबर्स थी। बेनेलिक्स में कौन कौन आता है? BE से है बेल्जियम, यानी कि जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। NE से आपका नीदरलैंड्स, और LUX से आपका लग्जमबर्ग। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं बेनेलिक्स कंट्रीज, ठीक है। तो कभी हो सकता है बेनेलिक्स ना लिखा हो और उसकी जगह लिखा हो बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। अगर ये तीनों नाम भी लिखे हैं, मतलब ये किसके मेंबर हैं, या तो बेनेलिक्स लिख देगा या इन तीनों में से अलग अलग नाम करके भी लिख सकता है, ठीक है। बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लक्समबर्ग, इटली, जर्मनी और फ्रांस। देखो, फ्रांस और इटली हमेशा एक साथ याद रखते हैं, ठीक है। फ्रांस, इटली, फिर जर्मनी और बेनेलिक्स। आपको बेनेलिक्स वर्ड से ही तीनों कंट्रीज भी याद हो जाएगी। या लक्स का साबुन आप पेरिस में यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ याद कर लो, ठीक है। तो FGI याद कर लो या FIG याद कर लो, या फ्रांस और जर्मनी तो एक साथ आते ही हैं। तो फिग से हो गया आपका फिगर, ठीक है, कि पेरिस के लोगों का फिगर बहुत अच्छा होता है। और फिर बेनेलक्स, और क्योंकि फिगर अच्छा क्यों होता है? क्योंकि वो लक्स का साबुन यूज़ करते हैं। तो फिगर अच्छा होता है क्योंकि वो लक्स का साबुन यूज़ करते हैं। तो लक्स से आपको बेनेलक्स कंट्रीज भी याद रह जाएंगी, और फिग से आपका फिगर याद हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है कि पेरिस के लोगों की फिगर अच्छी होती है, मतलब ट्रीटी ऑफ पेरिस से ये रिलेटेड है। और कोल और स्टील कम्युनिटी, और उनके लक्स के जो साबुन है उसमें कोयला होता है, ठीक है, या तारकोल होता है, ऐसे करके आपको याद रख लो। फिर 57 में क्या हुआ? अब आपको देखो बहुत सारी डेट्स ऐसे याद नहीं होंगी, लेकिन आप इसको ये याद रखते हो कि 51 और 57 को अगर हम माइनस करें तो कितने साल हुए? ऑब्वियसली 6 साल, है ना। तो 6 साल बाद क्या हुआ? ऐसे आप याद रखो कि 6 साल बाद जब ये स्टील कम्युनिटी बन गई तो उसके बाद आई ट्रीटी ऑफ रोम। तो पहले पेरिस आया, फिर रोम आया, तो PR हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ? स्टैब्लिश फॉर द स्टैब्लिशमेंट द नेक्स्ट ईयर ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, जिसको हम यूरेटम बोलते हैं।
तो यहाँ से आपको बस 2 फैक्ट्स याद रखने हैं कि 6 साल बाद, यानी कि 57 अगर याद रह जाए तो 57, नहीं तो 6 साल बाद क्या हुआ ऐसे याद रख लो कि 6 साल बाद, या फिर आप याद कर लो कि 7 साथ। ठीक है, हमने 7 साथ क्या किया, 2 लोग जो 2 बहुत बड़ी कम्युनिटी स्टैब्लिश हुई थी या ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी, वो थी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी प्लस यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। तो ये जो 2 कम्युनिटीज़ है, यूरेटम और ईईसी, इसको आप ईईसी प्लस यूरेटम के से याद रखो। ऐसे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ऐसे लिख लो, ईईसी प्लस यूरेटम एक साथ बनी है, 7 साथ बनी है, मतलब ऐसे याद रख लो कि ये दोनों 7 साथ बनी, तो 7 याद रह जाएगा। और ये इक्वल में लिख लो कि किसके तहत बनी ये दोनों कम्युनिटी, ट्रीटी ऑफ रोम के तहत। कब बनी, 57 में। 57 कैसे याद रहेगा कि ये 7 साथ बनी थी, तो 7 से 7 और ये 7 साथ। ठीक है, फिर 67 आ जाओ, फिर अब इसके 10 साल बाद, या 57 के बाद सीधा 67 याद रखो उसको। यूरोपियन कम्युनिटी इज क्रिएटेड थ्रू द मर्जिंग ऑफ ECSC, EEC एंड यूरेटम। अब 67 में क्या हुआ, 67 में बनी यूरोपियन कम्युनिटी, EC। पहले ये EEC था, अब ये EC बन चुका है। EC इक्वल टू EEC प्लस यूरेटम। और जो ECSC बना था ना सबसे 51 में जो बना था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, तो ECSC प्लस ये, तो तीनों को जुड़ के बना बाद में यूरोपियन कम्युनिटी। ठीक है, 67 में। तो ये आप ट्रीटी ऑफ रोम अभी हटा दो, क्योंकि 57 का ट्रीटी ऑफ रोम के तहत ये दोनों बनी थी, और उसके साथ एक और ऐड हो गई, और इन तीनों को मिला के बना यूरोपियन कम्युनिटी। तो क्योंकि देखो तीनों में ही कम्युनिटी वर्ड आ रहा है ना, तो ये यूरोपियन कम्युनिटी, और तीनों ही यूरोप की है, तो ये भी कम्युनिटी, ये भी कम्युनिटी, और ये स्टील कम्युनिटी, तो तीनों कम्युनिटी को बना के बन रहा है यूरोपियन कम्युनिटी। बहुत कॉमन सेंस है, तीनों में ही कम्युनिटी आ रहा है और तीनों ही यूरोप की है, तो यूरोपियन कम्युनिटी नाम रख दिया, इजीली बोल पाए ताकि, ऐसा याद रख लो। ठीक है, मर्जिंग 67 में हुई, तो यानी कि 10 साल बाद 51, 57, 67, ये 3 कंट्रीज याद हो गई। 73 में क्या हुआ, डेनमार्क, आयरलैंड और यूके ने ईसी को ज्वाइन किया। ईसी कौन, जो 67 में ईसी बन चुका है। ईसी यानी कि इन तीनों को ही ज्वाइन कर रहा है, जो मतलब ईसी को ज्वाइन कर रहा है, यानी कि वो कोल एंड स्टील कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर रहा है, यूरेटम को भी ज्वाइन कर रहा है, और ईईसी को भी ज्वाइन कर रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डेनमार्क, आयरलैंड और यूके। तो डेनमार्क, आयरलैंड और DU। ठीक है, DU या DU याद रख लो, DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो आई लव DU। ठीक है, तो आई लव DU करके हम आप यहाँ पे दिल बना लेंगे, क्योंकि दिल का तो कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो IDU ऐसे हमने लिख लिया। इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो, आई लव DU। ठीक है, क्योंकि मैंने तो दिल बनाया ना, तो L तो नहीं लिखा है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो कि सबसे पहले जब यूरोपियन कम्युनिटी बन गई तो किसने इसको ज्वाइन किया, 73 में। ठीक है, या 73 याद ना रहे, पर ये याद रहना चाहिए कि इसमें सबसे पहले किस कंट्रीज ने ज्वाइन किया था। तो हमने यूरोपियन कम्युनिटी को बोला कि आई लव DU, तो आई से आयरलैंड, D से डेनमार्क, या U से UK। ठीक है, U से USA भी हो सकते हैं, पर आपको UK याद रखना है, तो आई यहाँ पे के लगा दो छोटा सा ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म याद हो जाएगा। या फिर आप ये भी याद कर सकते हो कि यूरोपियन कम्युनिटी में हमने एक गुफा में एक लैंड लिया। ठीक है, यूरोपियन कम्युनिटी की गुफा में गुफा बना ली हमने, क्यों। ठीक है, इसी को हमने गुफा के अंदर बनाया, और वहाँ पे क्या करा, हमने एक लैंड लिया, गुफा का लैंड लिया, और यही लैंड हमने किससे लिया, यूके से लिया, या ब्रिटेन, जिसने हम पे कब्जा किया था, क्योंकि यूके ने हम पे कब्जा किया था ना ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने क्या किया, हमारे लैंड पे कब्जा कर लिया था, तो ऐसे याद रह जाएगा कि यूके ने हमारे लैंड पे कब्जा किया था। ठीक है, और डेनमार्क से हमने एक डेन के अंदर एक लैंड लिया, तो दोनों ही ऐसा, कोई भी ट्रिक जो आपको बेस्ट लगे आप याद कर सकते हो, और इसको फिर आप याद कर सकते हो कि 73, तो 7 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, और यहाँ पे फिर इधर 7 आ जाएगा, और 6 का अगर हम आधा करें तो 3 हो जाएगा, तो ऐसे याद रख लो, 57, 67, फिर 7 को एक इधर लेकर आना है, और 6 का आधा करना है 3, तो 73 आपकी नेक्स्ट डेट हो गई। फिर इसके बाद 81 में ग्रीस ने ज्वाइन किया, ये इंपॉर्टेंट है, PYQ। ठीक है, नॉट UGC CUT का नहीं है, पर UGC नेट का है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में कितनी बार पूछा गया कि ग्रीस ने EU को कब ज्वाइन किया था, तो इकलौती अकेली कंट्री थी जिसने 81 में ग्रीस को ज्वाइन किया। अब देखो कुछ डेट्स तो ऐसी आपको रटनी ही पड़ेंगी। ठीक है, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, या फिर 8 - 1 करोगे तो 7 ही बन रहा है दोबारा। ठीक है, तो ग्रीस का यहाँ पे मतलब 7 का बहुत मिलता जुलता नंबर गेम्स अगर आपको थोड़ा सा भी आता है, थोड़ा आप नंबर्स के साथ खेलना सीखते हो, या आपको इमेजिनेशन अच्छा है, तो आप इसको भी याद कर सकते हो कि 81 करें तो 8 - 1 7 ही होता है, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जिससे फिर से 7 बन जाए, तो हर डेट में 7 7 तो आ ही रहा है, तो 81 ग्रीस ने ज्वाइन किया। या फिर आप इसका गैप ले सकते हो कि ऐसे याद कर सकते हो कि 8 साल बाद ज्वाइन किया, क्योंकि 8 साल बाद 81 हो गया, है ना। फिर 86 में क्या हुआ, 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद फिर नई सरकार बनी, ऐसा याद रखते हो, हर 5 साल में नई सरकार बनती है ना, तो ग्रीस के बाद 5 साल बाद क्या हुआ, नई सरकार बनी, मतलब पुर्तगाल और स्पेन ने ज्वाइन किया, तो PS से आप इसको याद रखना, क्योंकि PS लिखते हैं ना, PS आप कोई भी नोट्स लिखते हो, या फिर आप जब लेटर लिखते हो तो लास्ट में PS लिखते हो। ठीक है, तो PS में आपका कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फो आता है, तो PS ने ज्वाइन किया कब, 86 में।
ठीक है। तो पुर्तगाल एंड स्पेन, तो 86। फिर आपका 86 में ही एक और चीज़ हुई, सिंगल यूरोपियन एक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और अब फिर से हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो 86 में दो चीज़ें हुई, पुर्तगाल स्पेन ने ज्वाइन किया और सिंगल यूरोपियन एक्ट आया, प्रिपेयर्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन मार्केट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कॉमन मार्केट कंप्लीटेड इन 1992। और ये बाद में जाके जो कॉमन मार्केट हमने स्टैब्लिश किया था ना, ये सिंगल यूरोपियन एक्ट जो आया था, ये पूछ सकता है कि कब स्टैब्लिश हुआ, सिंगल यूरोपियन एक्ट के तहत क्या बना था। तो यूरोपियन की जो कॉमन मार्केट हम आज के टाइम पे देखते हैं, वो कॉमन मार्केट किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुई, तो सी के तहत, यानी कि आपका सिंगल यूरोपियन कम्युनिटी के तहत, ठीक है। ये आपको बहुत पेन हुआ क्योंकि आप एक सी में जाके गिर गए थे, ठीक है। जैसे आप सी में गिरे आपको बहुत दर्द हुआ, बहुत ऊंचाई से गिरे होगे आप सी में, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो कि दोनों ही चीज़ें 86 में हुई हैं एंड ये कंप्लीट हुआ। फिर ये जो पूरा कॉमन मार्केट बनने का जो सफ़र था, कॉमन मार्केट स्टैब्लिश हो गई, लेकिन जो सफ़र था कि हाँ कॉमन मार्केट हमें बनानी है, ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये हुआ आपका कंप्लीट 1992 में। और इसमें क्या हुआ, नेशनल विटो जो थी कुछ कंट्रीज़ के पास, ठीक है, उनसे वो नेशनल विटो जो थी, विटो पावर जो थी वो छीन ली गई, ठीक है। इसी एक्ट के तहत दो चीज़ें हुई, 86 में हुआ। 1993 में फिर आ जाता है आपका फेमस ईयू बन गया, ठीक है। अब आपको ये डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी ही डेट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए ईयू कौन सी ट्रीटी के तहत बना था। तो आपको ट्रीटी ऑफ पेरिस भी लिख सकता है, ट्रीटी ऑफ रोम भी लिख सकता है, क्योंकि वो भी ईयू से रिलेटेड है, पर वो उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन जो मेन वो ट्रीटी ऑफ पेरिस पे कौन बना, अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, जो 1951 में किसका शगुन दिया था हमने, क्या किया था। फिर क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ रोम हुआ था 57 में। ट्रीटी ऑफ रोम के तहत क्या बना वो बताओ, ठीक है। ऐसे थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। अब फिर आती है तीसरी ट्रीटी, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, जिससे हमारा यूरोपियन यूनियन फाइनली बन गया। इसी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को हम ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी लिख देगा या फिर ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन लिखेगा तो समझ ही आ जाएगा। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से इसको याद रखना है। 1993 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ईयू की डेट तो अब याद होनी ही चाहिए कि भाई कब बना था। तो ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो थी रेटिफाई हो गई। रेटिफाई का मतलब क्या कि सब कंट्रीज ने साइन भी कर दिया और अपना इम्प्लीमेंट भी कर दिया, जिससे कि ईयू स्टैब्लिश हुआ इनटू एग्जिस्टेंस। और अब यहाँ से शुरुआत हुई उसकी जर्नी की मॉनेटरी यूनियन बनने की, ठीक है। अभी मॉनेटरी यूनियन बना नहीं है, 1993 में जब ईयू बन गया उसके बाद शुरुआत हो गई कि हम इसको मॉनेटरी यूनियन बनाना चाहते हैं। वो भी बताऊंगी कि कब बना, आपको अभी पता चलेगा। फिर क्या हुआ, 2 साल बाद ईयू बन गया। 2 साल तक बहुत सबने आराम किया भैया कि अब हम थक गए हैं, अब हमें बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। इतना बड़ा हिस्ट्री हम लेकर आ रहे हैं 51 से होके 1993 तक, ठीक है। बहुत टाइम हो गया ईयू बनते बनते। अब ईयू बन गया तब 2 साल तो रेस्ट करना बनता है, तो उन्होंने सोचा कि चलो 2 साल रेस्ट करते हैं। फिर 2 साल बाद इन्होंने रेस्ट किया और आ गए 3 कंट्रीज और जिन्होंने ईयू को ज्वाइन किया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन, ठीक है। FAC, ईयू फंस गया ऐसे याद रख लो, या फिर ईयू साफ हो गया ऐसे एफ भी कर सकते हो, ठीक है। ईयू की साफ सफाई करी, 2 साल बाद साफ किया, या ईयू जो था अब फंस गया, क्योंकि ये फंस गया मतलब कि 3 कंट्रीज ज्वाइन हो गई 2 साल बाद। 1993 यहाँ पे 1995 याद नहीं आएगा उस टाइम, लेकिन आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ भाई 2 साल बाद ईयू की हमने साफ सफाई की थी, या फिर ईयू फंस गया था। जो भी ट्रिक आपको याद रखनी है, दोनों ट्रिक याद नहीं करना, एक ही याद करना, ताकि आपको ईजी रहे रिकॉल करना, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है पहली बात। तो ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और आपका स्वीडन, यहाँ से रिया आ जाएगा। रिया ने एक लैंड लिया, कहाँ लिया, स्वीडन में, ठीक है। एक डेनमार्क अलग है, उसका डेनमार्क में DEN पहले आ रहा है, ठीक है। तो इसको स्वीडन से याद रखना कि स्वीडन की आपकी गर्लफ्रेंड थी रिया, तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो लिया आता है, ठीक है, इसमें रिया आ रहा है, तो रिया आ गई थी मिलने ईयू वालों से, ठीक है। रिया, लैंड और डेन फर्स्ट का, ठीक है। 1997 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम कब साइन हुई, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये 1997 में साइन हुई थी, ठीक है। और इसमें फिर 2 साल बाद, ठीक है। तो इसको 2-2 साल का गैप लेके अगर आप याद रखोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। 98, 99, फिर 2 साल हो गए, ठीक है। तो ये 2-2 साल का गैप हम लेते चल रहे हैं। 96 छोड़ा, 97, 98 छोड़ा, 99, यहाँ पे 94 छोड़ा, मतलब एक साल हम छोड़ के, मतलब 2 साल का ही हो गया टोटल। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक साल हम छोड़ते जा रहे हैं और डेट्स आती जा रही हैं, या 2-2 साल के गैप में ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसे भी याद रख लो, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे, मतलब तीनों में गैप एक जैसा ही है, ठीक है। तो 93 आया, 94 छोड़ा, 95, 96 छोड़ा, 97, 98 छोड़ा, 99, फिर 2000 छोड़ा, फिर 2001। देखो डेट एक साल छोड़ के आ रही है, या 2-2 साल का गैप है। तो आपको ये ऐसे याद रखना है हिस्ट्री, मतलब मैं आपको ट्रिक ही है ये बेसिकली याद रखने की, क्योंकि ऐसे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कभी कि 95 था, 97 था, लेकिन आपको ये अगर ये एक डेट याद है तो इस एक डेट से बाकी 4 डेट आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये गैप से याद रखा करो,
और फिर इसको रफ वर्क में कहीं ना कहीं जल्दी से नोट डाउन कर लिया करो जब भी आप पेपर देने चाहते हो। तो ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम जो हो गया, उसमें क्या आया, ईयू का एक्सपेंशन हुआ और उसकी जो नेशनल विटो थी वो कम की गई ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम के तहत। ये भी ईयू का ही पार्ट है। फिर यूरो आता है, यूरो वेरी इंपॉर्टेंट। यूरो जो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी, जिससे हम बोल रहे थे कि हमें कॉमन मार्केट स्टैब्लिश करना है, वो ऑफिशियल करेंसी बनी 11 स्टेट्स की। ठीक है, अभी तक अगर मैं गिनूंगा ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन और इससे पहले जितनी भी कंट्रीज मिला के अब 11 कंट्रीज हो चुकी थी ईयू में। और इन 11 कंट्रीज ने, 11 मेंबर्स ने जो ईयू के मेंबर बने, उन्होंने यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, नेशनल करेंसी डिक्लेयर कर दिया। और फिर उसके बाद 2002 में ये जो करेंसी थी यूरो नोट्स और कॉइन्स में रिप्लेस कर दी। मतलब एक होता है अनाउंस करना कि हाँ, सारे कंट्रीज ने अनाउंस कर दिया कि हम यूरो अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में भी तो टाइम लगता है ना। उनको अपनी ऑफिशियल करेंसी को रिप्लेस करना है ईयू के नोट्स से और ईयू के कॉइन से। ठीक है, तो यूरो नोट्स और यूरो कॉइन से रिप्लेस करने करने में अपनी कंट्री, अब जब जैसे कल को बोलूँ मैं रुपए, जितने भी आपके 10 रुपए के नोट है वो यूरो बन जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में बन जाएंगे, कुछ साल लगेंगे कि सारे रुपए वाले नोट मार्केट से हटाने में और यूरो को लाने में। तो वैसे ही ये हुआ कि 1990 में ये हुआ और 2002 में जाके ये ऑफिशियली ये जो करेंसीज थी रिप्लेस कर दी गई, इंप्लीमेंट हो गया बेसिकली ये जो डिसीजन था। तो बेसिकली आप याद रख सकते हो कि 3 साल लग गए इनको ये इंप्लीमेंट करते करते, क्योंकि भाई बहुत बड़ा डिसीजन है, 3 साल तो लग ही जाएंगे ना। तो 2002 में हुआ, 2001 में फिर हमने 2000 छोड़ा और 2001 में ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, आपके मैच द फॉलोइंग में आ भी रखी है, ट्रीटी ऑफ नाइस। इसको आपको मैच करने में आ रखा है कि ट्रीटी ऑफ नाइस कब हुई हो, यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए थे। तो 2001, तो आप बहुत अच्छे हो, नाइस हो, बोलते हैं ना कि बहुत नाइस पर्सन है। तो नाइस पर्सन जो होता है नंबर 1 होता है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके फ्रेंड में से सबसे नाइस पर्सन ये वाली लड़की है या लड़का है, तो नाइस है मतलब कि वो मेरे लिए नंबर 1 है। जो नाइस पर्सन है हमारे लिए नंबर 1 पे होते हैं। तो 2001 में ट्रीटी ऑफ नाइस साइन हुई, हेल्पिंग टू इंश्योर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ न्यू यूनियन विद एक्स्ट्रा मेंबर्स। इसमें नए एक्स्ट्रा मेंबर्स ऐड किए गए और 2003 में ये इन्फोर्स हुई। तो इसकी दोनों ही डेट आपको याद रखनी है कि 2001 में आपने क्या किया, ट्रीटी ऑफ नाइस साइन करी और 2003 में ये ट्रीटी ऑफ नाइस इंप्लीमेंट हो गई। ठीक है, ये किसके लिए थी, जो न्यू यूनियन मतलब जो अभी नई नई यूनियन बनी है यूरोपियन यूनियन, उसमें हमें एक्स्ट्रा मेंबर्स ट्रीटी ऑफ नाइस के तहत भी ऐड हुए। ट्रीटी ऑफ नाइस किस चीज़ के लिए थी इतना नहीं पूछा जाता, बट डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ नाइस के तहत तो बहुत सारे और मेंबर्स यू का पार्ट बने थे। ठीक है, आज के टाइम पे यू में कितनी कंट्रीज है, 27 कंट्रीज है ना। तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज ट्रीटी ऑफ नाइस के तहत भी ऐड हुई थी। सो 2004 में अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 साल का गैप। ठीक है, 2002 थोड़ा, 2003 छोड़ा, मतलब 3 साल का गैप है बेसिकली। लेकिन आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे एक एक साल छोड़ते जा रहे हैं और यहाँ पे हमने 2 साल छोड़े फिर। ठीक है, 1 से आ गए हम 4 पे। ठीक है, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 3 साल का होगा, लेकिन आप बीच का छोड़े तो ऐसे करके आप याद रख लो। ठीक है, कैसे भी आप याद कर सकते हो, या तो 2 साल का गैप 2 साल माइनस करके याद रख सकते हो, या एक एक, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं दोनों ही चीज़ें आपको बता दी। 10 नए स्टेट्स ईयू में ज्वाइन हुए, जिससे कि 25 कंट्रीज बन चुकी थी। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, 2004 वाला याद रखना कि 25 कंट्रीज कब हुई, याद रहे तो ठीक, वरना ये वाला 2004 में 2 चीज़ें हुई थी, एक तो 10 नए स्टेट ऐड हुए और 25 कंट्रीज बन चुकी हैं। ठीक है, अब 26 और 27 पे आएगी 2007 में। एक से 2004 में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी जो थी साइन हुई थी, लेकिन ये विड्रॉ हो गई थी 2005 में, क्योंकि जो नीदरलैंड्स था, यहाँ पे एन डी मिसिंग है, और जो फ्रांस था। ठीक है, नीदरलैंड्स और फ्रांस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था इस ट्रीटी को, इसलिए साइन नहीं हो पाई। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी मतलब ईयू का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 2004 में पहली बार अटेम्प्ट किया गया, लेकिन 2005 में ये विड्रॉ हो गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कभी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी आ जाए तो 2004। ठीक है, और 5 में विड्रॉ हो गई थी। तो इसको आप याद से भी याद रख सकते हो कि 25 कंट्रीज जब ज्वाइन हुई थी, 25 से 2005 ही बन रहा है, अगर बीच में 2 0 ऐड कर दे, और ये 25 ही हैं, तो 2005 25 ऐसे करके कुछ याद रह जाएगा। और इससे बस एक आगे पीछे जो आपको, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में 2004 और 2005 दोनों आए। ठीक है, कोई भी एक आ जाएगा, तो आपको अगर 2005 भी याद है तो एक आसपास की डेट आप मार्क कर सकते हो। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया ने एक साथ ज्वाइन किया और अब मेंबरशिप हो गई 27। देखो सबसे इजी है ये याद रखना कि 27 कंट्रीज कब हुई होगी, तो 2007 में ही, बस हमें 2 0 ऐड करना है और ये 27 ही बन रहा है। तो ये कोइंसिडेंस है या इन्होंने जानबूझ के किया है पता नहीं, पर हमारे लिए तो याद रखना इजी हो गया। ठीक है, वैसे इसको 24 है। ठीक है, तो ये 24 बन रहा है, लेकिन आप इसको +1 कर दो, 25 कंट्रीज बन गई यहाँ पे। ठीक है, और ये 27 है, 27 कंट्रीज कब हुई, 2007 में हुई, बुल्गारिया और रोमानिया। ये लास्ट की 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट कौन सी कंट्रीज थी जिसने लास्ट में ईयू को ज्वाइन किया। या तो सबसे पहली वाली पूछते हैं जो बेनेलक्स मैंने बताई, जो ट्रीटी ऑफ फ्रांस के तहत साइन हुई थी, बेनेलक्स, फिर आपका डेनमार्क और फ्रांस और इटली, सॉरी जर्मनी। ठीक है, तो वो वाला, या फिर आपसे लेटेस्ट 2 पूछ लेगा, BR जिसको हम बोल रहे हैं BR। ठीक है,
तो 27 जब कंट्रीज़ हो गई, अब इसको आप बोल सकते हो BR को, या बियर की तरह याद रख सकते हो कि हम 27 कंट्रीज़ हो गई है, EU की मेंबरशिप कंप्लीट हो गई, तो सबने पार्टी करी BR पी, ठीक है। BR से बियर थोड़ा सिनोनियम राइमिंग कर रहा है, BR, ठीक है। तो बल्गेरिया और रोमानिया आया लास्ट में, 27 कंट्रीज। 2009 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ये भी आपके पेपर में बहुत बार पूछी गई है। 2009 में लिस्बन ट्रीटी आती है, ये रेटिफाई होती है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी कब आई थी? 2004 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी थी उसी का मॉडिफाइड वर्जन है ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ठीक है। जिसकी वजह से नया डिसीजन मेकिंग अरेंजमेंट लेकर आया गया विद इन द यूनियन। तो लिस्बन को हमने क्या किया? नो। हिंदी में एंड 9 को नो बोलते हैं ना, तो लिस्बन को हमने नो बोल दिया, नो, हम लिस्बन नहीं साइन करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन नो, तो नो मतलब 2009 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन आई, ठीक है। और या फिर लेस्बियन से आप बोल सकते हो कि लेस्बियन भी बोल सकते हैं, अब आपको ये ऑफेंड नहीं होगा, ठीक है। लेस्बियन को हमने लेस्बियन को नो बोल दिया, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। लेस्बियन को नो बोल दिया यानी कि लिस्बन को नो बोल दिया, तो ये बस एक ट्रिक है, कोई ऑफेंड नहीं होगा। आई एम इन फेवर ऑफ LGBTQ ओनली। सो आपको अब नेक्स्ट 2010, ठीक है। 2010 में यूरोपियन सॉवरेन डेट क्राइसिस हुए, उसको हम यूरो जोन क्राइसिस भी बोलते हैं। और इसके शुरू होते हैं EU IMF बेल्स आउट, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम, यहाँ पे आ जाएगा बेल्स आउट, यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ था, ग्रीस एंड आयरलैंड, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि डेट क्राइसिस कब हुआ, यूरोजोन क्राइसिस पूछा जा सकता है। इतना बड़ा वर्ड तो नहीं आता, पर ये पूछा जाता है कि यूरोजोन क्राइसिस कब हुए थे, मतलब जो करेंसी वाले थे ना, जब यूरो को एक ऑफिशियल करेंसी बनाया गया था, कब बनाया गया था, मैंने आपको याद भी कराया था 999 में, ठीक है। 999 ही था ना, क्या था, एक सेकेंड, हाँ यही था ना 999। तो 999 ऐसे करके याद रख लो कुछ। यूरो को जब ये करेंसी बनाया गया था और 11 मेंबर्स ने इस पर साइन किया, ऑफिशियली डिक्लेयर किया, फिर इसकी वजह से बाद में काम हुआ कि बहुत ज़्यादा उधार हो गया, डेट क्राइसिस हो गई, यूरोजोन क्राइसिस, ये 2010 में हुए हैं, ठीक है। और मतलब 10 आप ऐसे याद रख लो कि जिनके लिए 10 जो नंबर है वो अनलकी है, वहाँ पे क्राइसिस हो गए, ठीक है। 10वां नंबर अनलकी है इनके लिए। तो 2010 में ये होता है। और लास्ट में अब जो क्रोएशिया थी, क्रोएशिया ने ज्वाइन किया और जो यूरो की मेंबरशिप हो गई वो हो गई 28। तो आखिरी कंट्री कौन था जिसने ज्वाइन किया था लेटेस्ट वाली में? तो आपको क्रोएशिया याद रखना है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम 27 मेंबर से 28 कैसे हो गया? क्योंकि 2013 में 28 कंट्रीज थी, ये तो 2020 में हुआ ना, जब यूरोपियन यूनियन का एग्जिट किसने किया? ब्रेक्जिट हुआ। ब्रिटेन यानी कि जो यूके जो सबसे पहले शुरू में ज्वाइन हुआ था, मैंने आपको बताया भी था उसका ट्रीटी ऑफ रोम के तहत, ठीक है। तो ये ब्रेक्जिट हो गया, यहाँ पे TI का ब्रेक्जिट मतलब यूके का एग्जिट हो गया था, कहाँ से? EU से। तो अब दोबारा से 28 थी, 28 से दोबारा से 27 बन गई। लेकिन अभी लेटेस्ट वाली अगर आपसे कभी पूछा जाए तो क्रोएशिया है 2013 में। तो ये भी पूछा गया है वैसे, ठीक है। की लेटेस्ट क्रोएशिया ने कब ज्वाइन किया था, या लेटेस्ट कंट्री कौन थी जिसने आखिरी में EU ज्वाइन किया? तो क्रोएशिया थी। लेकिन अभी है 27 कंट्रीज ही, क्योंकि अब यूके एग्जिट ले चुका है, तो 28 से दोबारा से एक -1 करे तो 27 हो चुकी है। तो ये यहाँ तक आपकी थी। हमने शुरुआत की 51 का शगुन लेके EU की, और आपने ख़त्म की 2013 तक। तो ये पूरा हिस्ट्री था EU का। अब से अब आपका EU का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कुछ भी पूछ ले। बस हाँ, EU का रिलेशन इंडिया के साथ अलग से पढ़ लेना, करंट अफेयर्स वगैरह, कि EU और इंडिया का क्या रिलेशन है, कौन सी ट्रीटीज़ आपस में साइन हुई हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट EU ने इंडिया के साथ साइन करे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको अभी खुद से करने हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। उसके बाद हम अब करेंगे नेक्स्ट, आपका देखो बहुत सारे चार्ट्स हैं इसमें, हिस्ट्री ऑफ UN करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।